हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम साइंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो इस वीडियो में हम प्रकाश के परावर्तन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सिलेक्टेड हैं। तो कृपया इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आपके ऑप्शन है ए काल्पनिक, बी वास्तविक, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। क्वेश्चन, परावर्तन का कोण होता है। परावर्तन का कोण कौन सा होता है? तो आपका ऑप्शन है ए आपतित किरण और दर्पण के सतह के बीच का कोण, ऑप्शन नंबर बी आपतित किरण और दर्पण के सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, सी परावर्तित किरण और दर्पण के सतह के बीच का कोण और डी परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परावर्तन का कोण परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण होता है। ये देख सकते हैं आप, जैसे फिगर में ये है, ये फिगर है, मानिए ये जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये सतह है और ये किरणें हैं, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण और ये परावर्तित किरण है। तो उस दोनों के बीच में ये जो अभिलंब है, ये अभिलंब है दोनों के बीच में, वही है अभिलंब। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण ये हो गया आपतन कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण ये हो गया परावर्तन कोण। ठीक है, तो परावर्तन कोण बोलेंगे परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच के कोण को। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो आपके ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं और वो 2 नियम कौन कौन से हैं? तो पहला नियम है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा उनके बीच में डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो आपके ऑप्शन है ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण और डी तीनों प्रकार के दर्पण। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो आपके ऑप्शन है ए केवल समतल दर्पण द्वारा, बी केवल अवतल दर्पण द्वारा, सी केवल उत्तल दर्पण द्वारा और डी उपयुक्त तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा। तो आपके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों प्रकार के दर्पण के द्वारा हम किसी वस्तु का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किन दर्पण से प्राप्त हो सकता है? वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त किया जा सकता है? तो आपके ऑप्शन है ए समतल दर्पण से, बी अवतल दर्पण से, सी समतल दर्पण अवतल दर्पण दोनों से और डी उत्तल दर्पण से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण से किसी वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन है ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी ए बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के में एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज जो है वो आके मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो आपका ऑप्शन है ए फोकस पे, डी वक्रता केंद्र पे, सी ध्रुवों पे और डी अनंत पे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अनंत पर। किसी वस्तु को जब
अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होगी? आपके ऑप्शन है ए दुगनी होती है, बी आधी होती है, सी चौथाई होती है और डी बराबर होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आधी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो आपके ऑप्शन है ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण और डी एक पतला लेंस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने अवतल दर्पण लगा रहता है। और यदि पूछ देगा कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में कौन से दर्पण का इस्तेमाल करेंगे, तो साइड मिरर में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण। साइड में उत्तल दर्पण और सामने में अवतल दर्पण। इसको याद रखिएगा, मोटर गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो आपके ऑप्शन है ए काल्पनिक और उल्टा, बी काल्पनिक और सीधा, सी वास्तविक और उल्टा और डी वास्तविक और सीधा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक और सीधा। उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए उत्तल दर्पण, बी अवतल, सी समतल और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा दंत चिकित्सक जो भी होते हैं वह दांतों का प्रतिबिंब बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में दंत चिकित्सक के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी गई एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी गई वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। तो दर्पण हो सकता है, दर्पण कौन सा हो सकता है? तो आपका ऑप्शन है ए समतल, बी उत्तल, सी समतल या उत्तल और डी अवतल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समतल या उत्तल। समतल या उत्तल दोनों प्रकार का हो सकता है दर्पण, जिसमें किसी भी दूरी पर रखी गई किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है। तो इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब, आपका ऑप्शन है ए वस्तु से छोटा है, बी वस्तु से बड़ा है, सी सीधा है और डी उल्टा है। फिर से एक बार सुनिए कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है। तो उसका अर्थ क्या हुआ? उसका प्रतिबिंब कैसा होगा ये आपसे पूछ रहा। तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है, वस्तु से बड़ा है, सीधा है या फिर उल्टा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उल्टा है। जब भी गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब उल्टा होगा, और जब ये आवर्धन धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब सीधा होगा। इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आपका ऑप्शन है ए हमेशा सीधा, बी हमेशा उल्टा, सी सीधा भी और उल्टा भी और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमेशा सीधा। उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और उत्तल दर्पण के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो काल्पनिक और सीधा, उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होगा काल्पनिक और सीधा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सबको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।